जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य विचार के बारे में और आपने हमें महान कर दिया यह कैसा वाक्य है। आपसे बनता होगा कि वाक्य जो होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य से एक क्वेश्चन आपका अवश्य बन जाता है ना। तब यहां पर आपको बताना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि आपने हमें महान कर दिया ये कैसा वाक्य होगा। आज्ञार्थक, विस्मयादि बोधक, निषेधार्थक या फिर इच्छा बोधक, किस प्रकार का वाक्य होगा। ये चार विकल्प है अंकुर जी। आपने हमें महान कर दिया यह कैसा वाक्य है, ये कैसा वाक्य हो जाएगा। आपने हमें महान कर दिया, यहां पर चार विकल्प हैं और चार में से आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, आपने हमें महान कर दिया, तो ये क्या होगा। क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। आपने हमें महान कर दिया ये कैसा है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 में। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। आ से अर्थ और आ से 8। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं ना। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आस प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्यों का वर्गीकरण 2 दृष्टियों से होता है, अर्थ की दृष्टि से तथा रचना की दृष्टि से। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक होते हैं। ठीक है, और रचना की दृष्टि से सरल और मिश्र और संयुक्त, ये रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला आपको बताना है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह वाक्य क्या कहलाता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं। मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उस वाक्य को क्या कहा जाता है। 4 विकल्प हमने पढ़ा था कि सर जो सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य, इसमें एक विधेय होता है ना, और एक उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे कहते हैं हम सरल वाक्य। ठीक है, तथा एक क्रिया होती है, एक कर्ता होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, जबकि मिश्र वाक्य में मुख्य उद्देश्य विधेय के अलावा एक अधिक सामायिक क्रियाएं होती हैं, है ना। संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक
सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त होते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य कौन सा है, विधानवाचक बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, आप अपनी बात कह सकते हैं। अब तक वह सो गया होगा, वह ना तो स्वयं सोता है न किसी और को सोने देता है, जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है। विधानवाचक वाक्य बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 में कौन सा हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। वाक्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पर आपको विधानवाचक वाक्य का चयन करना है। तब आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है, जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है ना, वो आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इनमें से विधानवाचक वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है, तो विधानवाचक वाक्य में क्या होता है, क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है, क्रिया के करने या होने की। तो जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है ना। तो यहां पर आपका विधानवाचक वाक्य हो जाएगा आपकी यात्रा मंगलमय हो। वाक्य किस प्रकार का है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, किस प्रकार का वाक्य है, लोकेंद्र जी है ना, मुस्कान जी, कमला जी, आर बाय सभी लोग बताएंगे कि जाड़े आपकी यात्रा मंगलमय हो। अपन कई बार पढ़ते ना कि सर ये तो इच्छावाचक है, कैसा है, इच्छावाचक, यानी सी नंबर इच्छावाचक बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों इच्छावाचक की, कि जिन प्रश्न में दिया गया वाक्य आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छावाचक वाक्य है। और जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो इच्छा, आशीष और शुभकामनाएं जहां पर दी जाती हैं वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यह उदाहरण वाक्य के किस भेद पर आधारित है, संज्ञा उपवाक्य के, मिश्र वाक्य के, संयुक्त वाक्य के, या इनमें से कोई नहीं। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो यहां पर बताना है कि ये किस प्रकार का आपका वाक्य हो जाएगा। आपने पढ़े हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है दोस्तों सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सभी लोगों को पता है। तो यहां पर मैं अगर आपको एक ट्रिक से ये सरल, मिश्र, संयुक्त ये बता देंगे, यहां पर कुछ इसके वाचक शब्द होते हैं। जैसे यहां पर आपको पहचानना है कि किंतु आया, तो आप क्या लगा दोगे, सरल वाक्य। ये मिश्र संयुक्त वाक्य लगा देंगे। जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य सम्मिलित होते हैं वो संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, जिन वाक्यों में 2 से अधिक सरल वाक्य, समुच्चय बोधक, अव्ययों और तथा, एवं, किंतु, परंतु, यानी कि मिश्र वाक्य वही होगा जिसमें और, तथा, एवं, किंतु, परंतु से एक से अधिक वाक्य जुड़े होंगे। ठीक है, उन्हें संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे बात करें कि मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ये किंतु आया, किंतु, परंतु, एवं, तथा और ये शब्द आते हैं संयुक्त वाक्य में। ठीक है, अब यहां पर बताना है कि मोहन ने रवि की शिकायत की क्योंकि उसने मोहन को परेशान किया। वाक्य निम्न में से किस सरल वाक्य से बना है, किससे बना है, प्रश्न क्रमांक 7 का चयन करिए सभी लोग। रवि ने परेशान किया इसलिए मोहन ने उसकी शिकायत की, रवि की परेशानी के कारण मोहन ने शिकायत की, या जब रवि ने परेशान किया तब मोहन ने शिकायत की। यहां पर हमें सरल वाक्य से बना बताना है कि कौन सा है। 4 विकल्प में से आप चयन करेंगे, आपको दिख रहा होगा, सभी लोग को दिख रहा है। तब यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 7 में रवि ने परेशान किया इसलिए नहीं है, रवि की परेशानी के कारण मोहन ने शिकायत की, ये भी नहीं है। जब रवि ने परेशान किया तब, तो ये भी नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, कमला ठाकुर जी, वेरी गुड। उत्तर होगा कि मोहन ने रवि से परेशान होकर उसकी शिकायत की। ये आपका सरल वाक्य होगा,
डी नंबर। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां पर देखें कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है उन्हें सरल वाक्य साधारण वाक्य कहते हैं। प्रश्न में दिए गए वाक्यांश मोहन ने रवि की शिकायत की क्योंकि उसने मोहन को परेशान किया का सरल वाक्य मोहन ने रवि से परेशान होकर उसकी शिकायत की से बना है, जबकि बाकी विकल्पों में मिश्रित वाक्यों के उदाहरण दिए गए हैं, है ना। अब यहां पर राम पढ़ता है वाक्य कैसा है, राम पढ़ता है एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो कौन सा हो जाएगा, सरल होगा कि मिश्र होगा। तो आपको बताना है दोस्तों, सभी लोग लाइक कर देना कि राम पढ़ता है बोले सर एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वहां पर आपका हो जाता है कौन सा वाक्य, सरल वाक्य। सरल यानी एक नंबर, राम पढ़ता है यह एक सरल वाक्य है। राम क्या है, कर्ता, और पढ़ता क्या है, क्रिया। ठीक है, तो और ये चीज आपको याद रखनी है ना। मिश्र वाक्य पहचानिए, मिश्र वाक्य कौन सा मिश्र वाक्य है, प्रश्न क्रमांक 9 में अनिकेत जी, लप सोनी, कविता जी। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 9 में मिश्र वाक्य पहचानना है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, उसने कहा मैं निर्दोष हूं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, या फिर परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। तो 9 का आंसर आपको चयन करना है और 9 का आपका बिल्कुल सही होगा कि उसने कहा मैं निर्दोष हूं, उसने कहा मैं निर्दोष हूं। यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा, उसने कहा मैं निर्दोष हूं। ये मिश्र वाक्य है। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, अन्य आश्रित उपवाक्य उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं, है ना। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं भी होती हैं। उपरोक्त वाक्य मिश्रित का मिश्र वाक्य है, यानी कि उसने कहा मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, है ना, उसने कहा। ठीक है, तो एक से अधिक वाक्य जहां पर जुड़े रहते हैं वहां पर आपका क्या हो जाता है दोस्तों, मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं अगला जो है, अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से वाक्य क्या है, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो कौन सा हो जाएगा, अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से ये जो उत्तर हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा, विस्मय सूचक। विस्मय सूचक उपरोक्त वाक्य अर्थ की दृष्टि से विस्मय वाचक वाक्य है। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, है ना, आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मय सूचक कहते हैं। यहां पर अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, मतलब यहां पर क्या हो गया, आश्चर्य हो गया कि आश्चर्य का काम। तो आश्चर्य के भाव हो रहे हैं या फिर घृणा के भाव, क्रोध के भाव या शोक के भाव, इस प्रकार से अगर भाव आते हैं वाक्य में तो वहां पर आपका विस्मय सूचक हो जाता है, विस्मय वाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको बताना है कि कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है, प्रयुक्त कारक बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 में मोहन के लिए गेंद लाना, तो उत्तर आपका क्या होगा, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा हो जाएगा, कारक बताना है। तो हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि जो के लिए है, के लिए ये क्या है, कारक है, यानी बी नंबर। ठीक है, बी नंबर जी है, बिल्कुल सही है। वाक्य में प्रयुक्त कारक के लिए है, जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है, वहां संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। ठीक है, के लिए। अरे आप भी हैं, वाक्य को अर्थानुसार पहचानिए। अरे आप भी हैं संदेहार्थक है, संकेतार्थक है, विस्मय बोधक है या फिर प्रश्नार्थक वाक्य है। कौन सा वाक्य यहां पर हो जाएगा, पूजा जी कौन सा वाक्य है, अंजू शास्त्री। अरे आप भी हैं, वाक्य को अर्थानुसार पहचानना था, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन सा, विस्मय बोधक, है ना। अरे आप भी हैं विस्मय बोधक वाक्य है।
जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति हो वो विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। अब आपको बताना है निकेतन कि पूर्ण वाक्य के अनिवार्य संगठन है तो कौन है? उद्देश्य और क्रिया, कर्ता और कर्म, उद्देश्य और विधेय, क्रिया और कर्ता। तो अमरजीत जी, पूर्ण वाक्य के अनिवार्य संगठक कौन से होते हैं? पूर्ण वाक्य के, तो यहां पर पूर्ण वाक्य के जो अनिवार्य संगठक होते हैं वो होते हैं दोस्तों कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय ये पूर्ण वाक्य के अनिवार्य संगठक होते हैं, यानी कि वह पूर्ण वाक्य होगा जिसमें उद्देश्य हो और विधेय हो, है ना, वही पूर्ण वाक्य कहलाएगा। पूर्ण वाक्य के अनिवार्य संगठक उद्देश्य और विधेय हैं। जिसके बारे में बात की जाए इसे उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, तथा जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं, है ना। क्या तुम लड्डू खाओ, वाक्य कर्म वाच्य में होगा, क्या होगा? कर्म वाच्य में ये कौन सा बन जाएगा दोस्तों? कर्म वाच्य भी आपने पढ़े हैं, यहां पर है कि क्या तुम लड्डू खाओगे, खाओगे, है ना। तो यहां पर हमें कर्म वाच्य बनाना है, और आपने पढ़े हैं कर्तरी, कर्म, भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। और वाच्यों की जब बात आती है तो जब कर्म वाच्य की बात आती है तो यहां पर है क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा, क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा, एक कर्म वाच्य। यहां पर देखो, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्म वाच्य कहते हैं। उक्त वाक्य में बा, क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा, ये क्या है? कर्म वाच्य है। बा नंबर जो आया है क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा, ये कर्म प्रधान है यहां पर। और कर्म प्रधान जहां पर होता है वहां पर कौन सा हो जाता है? कर्मवाचक। कौन सा हो जाता है दोस्तों? कर्मवाचक। जहां कर्ता की प्रधानता हो वहां पर कर्तरी होता है, कर्तरीवाच्य। और जहां पर भावों की प्रधानता हो वहां पर भाववाच्य होता है ना। तुम क्या कर रहे हो, इस वाक्य का विधिवाचक क्या होगा? तुम क्या कर रहे हो? अधिकांश लोग पूछते हैं, आप जब भी बात करते हैं, फोन में करते या कहीं पर अपन बोलते हैं ना, तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो ये आपको विधिवाचक वाक्य इसका कौन सा होगा ये भी आपको बताना है। विधिवाचक, जहां पर कुछ करने और कुछ होने की बात होती है वहां पर आपका विधिवाचक हो जाता है। जहां पर कुछ करने और कुछ होने की, तो तुम क्या कर रहे हो, इसका विधिवाचक वाक्य बनाना है तो हम पूछ लेंगे तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो। तो जहां पर करने और होने की बात होती है वहां पर विधिवाचक वाक्य होता है ना। और दोस्तों यहां पर जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का बोध हो वहां पर आपका विधिवाचक वाक्य होगा, है ना। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें तुम कुछ कर रहे हो ये विधिवाचक हो जाएगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। सी के पंकज जी इसको याद रखेंगे बी नंबर को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे जो अपना एक प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धि है? शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धि कौन से वाक्य में है? वे एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता है, मित्रता थी, भारत में कई प्रादेशिक भाषाएं हैं, लड़के खेल रहे हैं। अब आपको बताना है दोस्तों यहां पर कि वाक्य में शब्द निर्माण संबंधी जो अशुद्धि है वो कौन सी है? हमें चयन करना है यहां पर। और बालसुधा जी, सोनम पांडे जी, जो उत्तर इसका सही हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा है? शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धि एक वाक्य में है, वे एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। धर्मेंद्र जी, ठीक है। अंकुर जी, ए नंबर सही है। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता है, सही है, भारत में कई प्रादेशिक भाषाएं हैं, लड़के खेले, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए वाक्य में कारक पहचानिए, संबंध कारक, संप्रदान कारक, संबोधन या फिर कर्म कारक, ये बताना है हमें। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इसमें जो वाक्य है
वो कौन सा है? हम बोलते ना कि वो है संबोधन। हम क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। संबोधन कारक जिसमें किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, है ना। ये आपको याद रख लेना। और ये संबोधन चिन्ह आपको इस प्रकार से लगा जाता है, हे भगवान मेरी रक्षा करना, है ना। तो संबोधन कारक हो जाएगा ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। वाक्य को अर्थ की दृष्टि से पहचानना है तो कौन सा हो जाएगा? ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, यहां पर वाक्य कौन सा होगा? और 18 का बिल्कुल सही बताया है कि यहां पर हो जाएगा विस्मय वाचक, है ना। उपरोक्त वाक्य अर्थ की दृष्टि से विस्मय वाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि के भाव अभिव्यक्त हों उसमें विस्मय वाचक वाक्य होता है, ठीक है। भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, उदाहरण कैसा है? विधिवाचक है, संकेत है, इच्छा से आप बोल रहे हो, या विस्मय वाचक है? भगवान करे तुम जल्दी हो ठीक हो जाओ, किसी के प्रेशर में तो नहीं बोल रहे। बोले सर किसी के प्रेशर में नहीं बोल रहे, हम अपनी इच्छा से बोल रहे हैं कि भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तो इच्छा से बोल रहे तो इच्छावाचक वाक्य होगा। क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य। वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसके बोलने से पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं दोस्तों, है ना। आपको पता है अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। मैंने आपको कई बार बताया है कि आ अर्थ में जब हम अर्थ लिखते हैं तो यहां पर आ आता है पहले, आ से अर्थ और आ से 8 भी लिखो तो 8, तो अर्थ के आधार पर 8। और जब हम रचना लिखते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, तो रचना में 3 वर्ण आते हैं, 3 वर्ण आते हैं। तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में साधारण धर्म कौन सा है? तो आपने चयन भी कर लिया है कि साधारण जो धर्म है वो है दोस्तों चंद्रमा। साधारण धर्म क्या है? चंद्रमा। उसका मुख चंद्रमा के समान है, समान सुंदर है। इस वाक्य में जो साधारण धर्म है, धर्म वो क्या है? चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा के समान सुंदर है। तो साधारण धर्म जो है वो क्या है? चंद्रमा, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेनी। उन्होंने राह में कांटे बिखेर दिए और स्वयं कुंज की ओट में छिप गए। वाक्य का कौन सा प्रकार है? वाक्य का प्रकार चयन करना हमें 21 में। सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। रात में 11 बजे भी अपनी जीके की क्लास होती है, वो भी जरूर अटेंड करें, है ना। और दोस्तों 4 बजे नेक्स्ट क्लास विज्ञान की होगी और करंट अफेयर्स का वीडियो भी सुबह आ रहा है, उनको भी देखें। 7 बजे एक एमपी जीके का ओल्ड वीडियो भी आता है, वो भी जरूर देखें, उससे भी आपका रिवीजन होगा। उन्होंने राह में कांटे बिखेर दिए और स्वयं कुंज की ओट में छिप गए। ये जो वाक्य है दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य है। बिखेर दिए और स्वयं कुंज की ओट में छिप गए, ये आपका मिश्रित नहीं होगा, ये आपका संयुक्त होगा। संयुक्त यानी कि सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने डी बता दिया, ये डी नहीं है दोस्तों, ये सी है 21 का। उन्होंने राह में कांटे बिखेर दिए, स्वयं कुंज की ओट में छिप गए। वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अनेक या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर क्या हो? आश्रित हो, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जबकि साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है ना। तो यहां पर एक और शब्द आया है, कौन सा? और आया है, तो और से ही आप पहचान जाते कि सर ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं, तो इनको भी आपको अभी अपन ने पढ़ा था ना कि संयुक्त वाक्य में कौन कौन से आते हैं, है ना, वो पढ़ा था। किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, ये जो शब्द आते हैं ये वाक्य में अगर आ गए तो मान के चलो कि वो संयुक्त वाक्य है। सीधी सी अगर आपको समझ में नहीं आता तो ठीक है। फिर आगे से यहां पर देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, है ना, उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई, आखिर क्या कहना चाह रहा है। तो मिश्रित वाक्य आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। मिश्रित वाक्य यानी कि आपका
प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? और यहां पर जो है दोस्तों वो क्या है, यहां पर आपका जो है यहां पर आपको मिश्रित वाक्य की पहचान करनी है। तो यहां पर ये तो आपका क्या है, संयुक्त होगा, ये गलत लिख गया है यहां पर, है ना। ये यहां पर जो है दोस्तों वो उत्तर गलत लिख गया है। देखो यहां पर कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों और तथा पर परंतु आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उसने मीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य से साथ, ये आपका एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा, है ना। यहां पर मिश्र पूछा गया है तो यहां पर मिश्र का उदाहरण भी नहीं है, ठीक है, ये संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त, है ना। इस प्रकार से संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं ये बताना है 23 का आंसर। जिनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय से जुड़े हों, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्र वाक्य किन्हें कहते हैं ये चीज हमें बतानी है। हाँ लोकेंद्र जी, 23 मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य आपको बताना है। और बोले सर कि जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो वो कहलाता है आपका कौन सा, मिश्र वाक्य। वो क्या कहलाता है, जिनमें एक साधारण वाक्य होता है और उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होता है, वो आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। देखें कि जिन वाक्यों में एक मुख्य तथा प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे बात करें कि इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, है ना। तो जो उत्तीर्ण हो जाओगे वाला है पूर्ण रूप से इस पर डिपेंड है कि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये क्या है, उपवाक्य है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो जो दूसरा उपवाक्य होता है वो पहले उपवाक्य पर पूरा डिपेंड होता है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य आदि का ज्ञान होता है उन्हें वाक्य कहते हैं। उन्हें कौन सा वाक्य कहते हैं, जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, या फिर बड़ों का सम्मान करो, तो इन्हें क्या कहा जाता है ये बताना है 24 में कि जिन वाक्यों में प्रार्थना, उद्देश्य, आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य आदि का ज्ञान होता है वो वाक्य क्या कहलाते हैं। तब हमने पढ़ा भी है कि जिसमें आज्ञा हो, प्रार्थना हो या उद्देश्य हो उसमें दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा, आज्ञावाचक, है ना। तो आपका जो सा नंबर है, सी नंबर आज्ञावाचक बिल्कुल सही है। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य आदि का ज्ञान होता है आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, है ना। अब आपको बताना है कि या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकल जाने के लिए तैयार रहो। या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकल जाने के लिए तैयार रहो, इसमें कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर अपन ने देखा कि सर हमने अब भी ऊपर पढ़ा था कि संयुक्त वाक्य में या शब्द आया, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकल जाने के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि एक से अधिक सरल वाक्य जहां पर जो होता है वो सही हो जाते, ठीक है। तो या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकल जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संजय जी बिल्कुल सही है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसके कुछ वाचक शब्द आपको देखना है दोस्तों। यहां पर देखो, इस जो जिस वाक्य में और, तथा, एवं, पर, परंतु इतने अगर शब्द आते हैं तो आपको क्या लगाना है, संयुक्त वाक्य, ठीक है। क्या लगाना है, संयुक्त वाक्य। और वाक्य को भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि कभी कभी ये डिस्टर्ब भी हो जाता है, कभी कभी मतलब 5% भी नहीं, बाकी कभी कभी ये इसमें तथा या कुछ आ जाए या पर आ जाए तो कभी कभी ये
वो हो जाता है अपवाद, है अपवाद हो जाता है ना। तो वाक्य को भी पढ़ लेना है, और तथा, एवं, पर, परंतु, ये अगर शब्द आ रहे हैं तो उनको मान के चलना है 95% की इसमें कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है, और, तथा, एवं, पर, परंतु। ठीक है, इस संयुक्त वाक्य का वाक्य की एक पहचान होती है ना। अब यहां पर देखें कि राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतर क्या होगा। गाड़ी खरीदी मोहन ने राम की, राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी, राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो मिश्र वाक्य आपको बताना है कि मिश्र वाक्य में रूपांतर कर दिया। तो यहां पर दोस्तों सामान्य सा क्वेश्चन है कि राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी, जो मोहन की थी, है ना। तो ये जो वाक्य दूसरा वाला है पूर्णतः इस पर डिपेंड है कि राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी। ये इस प्रकार से मिश्र वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य की अगर बात करें तो उन वाक्यों को कहते हैं जिन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान वाक्य हो और दूसरा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, है ना। तो यहां पर अगर बात करें कि राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी का मिश्र वाक्य होगा रूपांतर करने पर बना वाक्य कि राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने की सूचना मिले उन्हें वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, क्रिया हो रही है, वर्षा हो रही है ना, राम पढ़ रहा है, तो इसमें हमें सूचना मिल रही है कि क्रिया हो रही है ना, क्रिया हो रही है। तो क्रिया होने का और दोस्तों जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का अगर बोध मिले, सूचना मिले, तो वहां पर जो हो जाता है अपना कौन सा हो जाता है, अपन पढ़ रहे हैं वो होता है विधानवाचक। विधानवाचक हो जाता है कांति जी, है ना, बिल्कुल सही, अंजू जी, किरण जी। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते, जैसे मैंने दूध पिया या फिर वर्षा हो रही है। ठीक है, और जिन वाक्यों में हम आशीष, शुभकामना, है ना, और जो चीजें हम इच्छा से बोलते हैं वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है ना। जहां पर आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश दिया जाता है वहां पर आज्ञावाचक हो जाता है। फिर 28 का आपको चयन करना है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित करना है। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। अब आप इच्छा से बोल रहे हो कि किसी के प्रेशर में बोल रहे, बोले सर किसी के प्रेशर में नहीं बोल रहे, अंदर से आवाज निकली है कि ईश्वर करे आपका जीवन सुखमय हो। अब सुखमय हो तो ये कैसा हो जाएगा, इच्छावाचक होगा, है ना। सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित करना है। अगले महीना तक परीक्षा फल आने की संभावना है। तो ये आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका 29 का प्रश्न है। 29 में आपको बताना है कि अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, संदेहवाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक या फिर इच्छावाचक। अब यहां पर संभावना है तो अभी क्या है, संदेह है ना, संदेह है, तो आपका उत्तर होगा संदेहवाचक। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। संकेत नहीं लगाना कि ये संकेत दे दिए गए, ये संदेह है, आने की संभावना है, पक्का नहीं है। ठीक है, तो याद रख लेना, संदेहवाचक जिस वाक्य से किसी बात का संदेह प्रकट हो रहा है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगले महीना तक परीक्षा फल आने की संभावना है, जबकि जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो, विधिवाचक। जिस वाक्य में एक दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वे संकेतवाचक, है ना, वाक्य कहलाते। जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा, शुभकामनाएं हो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। तो संकेतवाचक और संदेहवाचक में भी क्या नहीं होना, मिस्टेक नहीं करना है ना। संकेतवाचक की यहां पर परिभाषा क्या दी है कि जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे संकेतवाचक कौन से होते हैं कि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये संकेतवाचक है। ये संकेत किया गया है कि तुमने पढ़ा नहीं है तो पास कैसे हो जाओगे, तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये संकेत हो जाएगा। लेकिन यहां पर संभावना है तो ये संदेह होगा।
मतलब एक वाक्य दूसरे की वाक्य की संभावना पर डिपेंड रहता है कि अगर तुम भगवान की पूजा करते तो पुण्य मिलता, भगवान की पूजा करते तो पुण्य मिलता। तो एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है, दूसरे की संभावना पर। ठीक है, तो आज हमने यहां पर पढ़ा दोस्तों वाक्य विचार के बारे में, जहां पर हमने संदेहवाचक, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य पढ़े, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य पढ़ दिए। ठीक है, 3। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।